चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज अपने को जो पढ़ना है वो उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मैंने सेल ऑर्गेनेली लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, तो सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और उस पर कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल के बिना वो टॉपिक अधूरा रह जाता है, कोई भी बिना सवाल के टॉपिक अधूरा ही रहता है। चलिए टॉपिक डालिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक डालिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको लिखिएगा। इट इज ऑल्सो known as power house of cell। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग दूसरा नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। बेसिकली पावर हाउस क्यों होता है? पावर हाउस इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक पावर प्लांट होता है। पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी एरिया में सप्लाई हो रहा है तो वो किसी पावर प्लांट से आता है, यानी और अगर मान लीजिए पानी कहीं जा रहा है तो वो भी एक तरह के टरबाइन वगैरह का सिस्टम यहाँ पे लगा रहता है, उसको पावर प्लांट कहते हैं। तो वहां से वो ऑपरेट किया जाता है। इसी तरह हमारे जो सेल की एनर्जी होती है, सेल की जो एनर्जी होती है, सेल की जो एनर्जी होती है, सेल की जो एनर्जी है वो कहां से आती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। सेल की एनर्जी कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया देती है। माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स सेल एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? सेल को एनर्जी देती है। इसीलिए उसको काम करने का जो एनर्जी मिला है तो हम लोग कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो उसने क्या किया है? सेल को पावर दिया। क्या दिया है? पावर दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल को क्या दिया है? पावर दिया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और सेल की एनर्जी जो होती है, सेल की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली सेल की एनर्जी जो होती है वो एटीपी नाम के सब्सटेंस से होती है। किससे होती है? एटीपी। क्या कहते हैं इसको? एटीपी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ द सेल, जो उसका अदर नेम है वो इसलिए है क्योंकि वो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है। और सेल की एनर्जी क्या है? एटीपी है। क्या है? एटीपी है। सेल की एनर्जी क्या है? एटीपी है। तो यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं कि एटीपी इज एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन मतलब एटीपी को बनाना इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये लाइन लिख सकता हूं मैं इतनी बात के बाद? एटीपी प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि अगर वो एटीपी प्रोडक्शन करेगा तभी जाकर के वो क्या कहलाएगा? पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में? तो यानी कि इस बात को लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर्ड। कितनी होती है इसके अंदर? डबल लेयर होती है। याद कीजिए सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डबल लेयर्ड। लेकिन यहां पर सेल मेम्ब्रेन जैसा, सेल मेम्ब्रेन जैसा ही, सेल मेम्ब्रेन जैसा ही दो लेयर होता है। एक तो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन तो खुद दो लेयर की थी, इस तरीके से था ना। तो ये तो एक मेम्ब्रेन, एक लेयर हुआ। ये सेल मेम्ब्रेन तो एक लेयर है, लेकिन वो दो लेयर ऑफ लिपिड से बना हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया टू लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। टू लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये इस टाइप की समथिंग, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हुई और अंदर वाली मेम्ब्रेन इसकी इस तरीके से फोल्डेड होती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन इसकी इस तरीके से फोल्डेड होती है। ये आपको बताओ, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये क्या हुई? ये क्या हुई? आउटर मेम्ब्रेन क्या हुई?
आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हुई, ये क्या हुई, इनर मेम्ब्रेन। क्या हुई, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हुई, इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन हुए, दो मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है इट इज पोरस। पोरस मतलब समझते हैं, जिसके अंदर छोटा छोटा पोर होता है। क्या होता है, छोटा छोटा पोर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पोर होता है, यानी कि इसके अंदर हल्का हल्का छोटा छोटा पोर होता है, इस तरीके का, इस तरीके का हल्का हल्का पोर होता है। तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है उसमें हल्का हल्का पोर होता है। क्या होता है, पोर होता है। पोर समझते हैं, पोर मतलब हल्का हल्का, हाँ बिल्कुल, हल्का हल्का होल होता है या फिर छेद होता है, बिल्कुल। इट इज पोरस। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है पोरस। पोरस मतलब उसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल होते हैं, समझ में, जिसके अंदर से सब्सटेंस अंदर या बाहर की तरफ आदान प्रदान होता है। उसके बाद अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात करूं, इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये फोल्डेड होता है, हाईली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाईली फोल्डेड, हाईली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड होती है, हाईली फोल्डेड। देखो इसको देखो, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन मुड़ी हुई है ना, और ये कैसी मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। कैसी मुड़ी हुई है, इन फोल्डिंग है। कैसी है, इन फोल्डिंग, हाईली इनफोल्डेड है। क्या है, हाईली इनफोल्डिंग है। क्या है, फोल्डिंग मतलब उसको एक दूसरे के ऊपर रैप करके उसको मोड़ना, जैसे चादर को लपेटते हैं वैसे ही फोल्ड करना। और वो कैसी है, अंदर की तरफ है, इसलिए उसको कहते हैं इनफोल्डिंग। क्या कहते हैं, इनफोल्डिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर होती है, बाहर वाली जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, वो कैसी होती है, पोरस। और अंदर वाली जो होती है वो हाईली फोल्डेड होती है। क्या होती है, हाईली फोल्डेड होती है। अगर मैं अंदर वाली मेम्ब्रेन की बात करूं, ये हाईली फोल्डेड जो होती है ये क्या करती है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज surface area for ATP producing chemical reaction। बेसिकली एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, एटीपी जो बनता है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन से बनता है। किससे बनता है, एक केमिकल रिएक्शन से। समझ में, एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, एक केमिकल रिएक्शन से होता है। और वो केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं तो होगा, तो वो केमिकल रिएक्शन होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली लेयर पे। कहां पे होता है, अंदर वाली लेयर पे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन एक केमिकल रिएक्शन के जरिए होता है। वो केमिकल रिएक्शन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली लेयर पे। अच्छा, अंदर वाली लेयर है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा उसकी एटीपी बने। तो इसीलिए हमने बताया था कि जब भी सरफेस एरिया बढ़ाना हो फोल्डिंग की जाती। तो यहां पर इनफोल्डिंग करने की वजह, इनर मेम्ब्रेन को इनफोल्डेड यानी हाईली फोल्डिंग करने की वजह क्या है, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो किसको बना रहा है, एटीपी को। या फिर आप लिख सकते हैं एटीपी का प्रोडक्शन। क्या लिख सकते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन। एटीपी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन के लिए, एटीपी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कौन करता है, इनर लेयर की इनफोल्डिंग। समझ में आई बात। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने लेयर का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाली लेयर फोल्डिंग होती है या बाहर वाली, अच्छा बाहर वाली पोरस होती है। पोरस होने का मतलब कि अंदर का सब्सटेंस बाहर, बाहर का सब्सटेंस अंदर। जब ये अंदर वाली लेयर इनफोल्डिंग है, मतलब उसके अंदर फोल्डिंग की गई है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन हो। कौन सा केमिकल रिएक्शन, एटीपी बनाने वाला केमिकल रिएक्शन। समझ में, नोट कीजिए, एटीपी बनाने वाला केमिकल रिएक्शन।
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो चीजें पढ़ी कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरी बात हमने पढ़ी इसके फोटो में कि ये दो तरह के मेम्ब्रेन, ये टू मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का होता है। आउटर लेयर जो होती है वो पोरस होती है, इनर लेयर जो होती है वो फोल्डेड होती है। फोल्डिंग इसलिए होती है क्योंकि सरफेस एरिया उसको लार्ज करना रहता है। क्यों? फॉर द एटीपी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन वो वाले जो एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे उनके लिए वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं शेप, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो बेसिकली होता है सॉसेज शेप का। कैसा होता है? सॉसेज शेप का। क्या होता है? सॉसेज। सॉसेज खाया कभी? सॉसेज खाया कभी? गरीबों तो कैसे पता चलेगा, गरीबों को नहीं पता चलता है, गरीबों को थोड़ी ना पता चलता है। यस यस, तुमने सही बोला। ये इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का, समथिंग समथिंग लाइक दैट, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको कहते हैं सॉसेज। क्या कहते हैं? सॉसेज। क्या कहते हैं? सॉसेज। ठीक है, तो यानी कि शेप माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? सॉसेज। अगर मैं आपको इसके माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात करूं तो ये साइज इसका वेरी स्मॉल होता है। इसका कैसा होता है? वेरी स्मॉल। ये सिर्फ आपको सीन बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। किससे दिख सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा और इसको स्पेशल स्टेन करना पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि ये अपना एक सेल है, इस सेल के अंदर ये वाला एरिया माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मुझे इसको देखने के लिए, मुझे इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए, मुझे इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक अलग तरह से, एक अलग स्पेशल टाइप का, एक स्पेशल टाइप का इसके अंदर कलर डालना पड़ेगा। समझ में? स्टेन मतलब होता है कलर करना। स्टेन मतलब होता है कलर करना। स्टेन मतलब होता है कलर करना। एक स्पेशल टाइप का कलर करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगी। समझ में? इतना, इसका साइज इतना स्मॉल होता है कि इसका साइज इतना स्मॉल होता है, इसका साइज इतना स्मॉल होता है, इसका साइज इतना स्मॉल होता है कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, कि इसको देखने के लिए एक अलग से स्टेन यानी कलर करना पड़ता है। समझ में? ये 3 पॉइंट लिखेंगे। हो गया? हाँ, हेलो। बेसिकली क्या, अब बेसिक माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी स्ट्रेंज originally in term of having its own DNA and ribosome।
बेसिकली स्ट्रेंज का मतलब होता है, स्ट्रेंज का मतलब होता है, स्ट्रेंज का मतलब होता है, अरे तुमने स्ट्रेंजर नहीं देखा है? स्ट्रेंजर मतलब होता है जिससे जान पहचान न हो। स्ट्रेंज मतलब अचंभे की बात। अरे होता नहीं क्या, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और ऐसा कुछ हो गया अचानक से, परेशान वाली बात। तो स्ट्रेंज का मतलब वही होता है। इसमें मैंने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी स्ट्रेंज ऑर्गेनेली, मतलब ये बिल्कुल अचंभे वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। आपको याद है मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था, न्यूक्लियस में डीएनए हुआ करता था। तो यानी कि सेल, अगर मान लीजिए कोई सेल है, अगर कोई सेल है, अगर कोई सेल है, ये अपना एक सेल है, ये अपना एक सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर ये अपना एक न्यूक्लियस है ना, ये अपना एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये तो एक डीएनए होगा, इस सेल का अपना डीएनए होगा ना, इस सेल का अपना डीएनए होगा। लेकिन 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 ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका भी अपना डीएनए होता है। समझ में आया? तो ये अचंभे की बात नहीं है, स्ट्रेंज बात है ना बिल्कुल, कि आपके न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही सेल का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अपना हैविंग इट्स ओन, इसका अपना, सेल से उसको कोई मतलब नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका अपना डीएनए होता है, और साथ के साथ क्या होता है, राइबोसोम भी होता है साथ के साथ। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अपना डीएनए, उसके बाद सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया भी, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। यानी कि ये बात काफी स्ट्रेंज की होती है, काफी अचंभे की होती है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होने के बाद भी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होने के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, और साथ में राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन, प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन, इसका अपना प्रोटीन बनता है, इसका अपना प्रोटीन बनता है। क्यों बनता है भाई अपना प्रोटीन? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, अपना राइबोसोम है। क्या है, अपना राइबोसोम है। इसके पास क्या है, अपना राइबोसोम है, इसके पास अपना राइबोसोम है। याद रखिएगा, अपना राइबोसोम है, इसलिए वो अपना प्रोटीन बना लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इससे ज्यादा आपकी सिलेबस में नहीं है। हाँ, अगर मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, वो मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस की आपके हिसाब से, लेकिन मैं लिख देता हूं नोट करके। इट डिवाइड बाय फिजन, इट डिवाइड बाय फिजन। फिजन का मतलब होता है एक से दो बन जाना। क्या बन जाना, फिजन का मतलब क्या होता है, एक से दो बन जाना। जैसे मान लीजिए कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करना होगा, तो ये अपने बीच से ऐसे करेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, दो अलग माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, दो अलग माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, इधर अलग इधर अलग, ये अपना डिवाइड कर लेगा अपने आप को। समझ में आया? यानी ये स्पेशल फीचर किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी चीज है जो अपने आप को डिवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, फिजन, बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन का मतलब होता है एक बन के टूट जाना, एक ऑर्गेनिज्म टूट जाता है तो उसको कहते हैं फिजन। अगर दो में टूट रहा है तो बाइनरी फिजन, और बहुत सारे में टूट रहा है तो मल्टीपल फिजन। कैसे इसको पढ़ना है, तो ये चीज समझ में, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेली इसलिए है क्योंकि उसके पास अपना क्या है, डीएनए और राइबोसोम है। चलिए, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तो खत्म होता है, लेकिन एक दो सवाल कर लेते हैं अपना यहाँ पे।
ऑप्शन तो लिखने दो भाई। तो बहुत इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर्ड। H2O मतलब वाटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट प्रोड्यूस एटीपी। लिखना अगर है तो लिख लीजिए।